और ये संघर्ष दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बीच में है और साथ ही साथ इसमें नरेंद्र मोदी, वो आरएसएस का जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह का जेबी संगठन नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष न चुना जाना एक बड़े संकट की ओर इशारा करता है कि आरएसएस नरेंद्र मोदी या अमित शाह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये वो सारी बातें हैं जो मोहन भागवत को लगता है कि इससे हिंदुत्व की छवि को नुकसान पहुंचेगा। अगर वो 5 स्टार कल्चर का असर अगर पड़ता रहा तो फिर लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा। तो उनके बाद बीजेपी को, संगठन को कौन आगे लेके जा सकता है? लाल किले से तिरंगे के नीचे आजादी के दिन, लेकिन तारीफ आरएसएस की, यह महज एक तारीफ थी या फिर कुर्सी बचाने की सियासी चाल? प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के 100 साल के सफर को देश समाज के लिए समर्पित बता दिया, यहां तक कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कह दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिन पर किसी आरएसएस जैसे संगठन का नाम लेकर उसका गुणगान करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है? और क्या सच में मोदी का यह बयान उनके 75वें जन्म दिवस से पहले मोहन भागवत को खुश करने की कोशिश है? एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। कांग्रेस ने तो कह भी दिया है कि 4 जून 2024 की घटनाओं के बाद से पीएम मोदी कमजोर पड़ चुके हैं और अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर है, जिससे सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। क्या आरएसएस इससे खुश होगा या मोदी के रिटायरमेंट की बात अब और तेजी से चलने लग जाएगी? और क्या ये स्वतंत्रता दिवस का भाषण था या फिर सितंबर के बाद की राजनीति का ऐलान था? इसके अलावा आज जो मंत्रालय के पोस्टर जारी किए गए हैं, एक मंत्रालय का सावरकर को गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह से बड़ा बनाया गया है, और फिर मोदी के ये शब्द, क्या कुछ बड़ा बदलाव की आहट है? इसी को समझाएंगे आरएसएस को करीने से समझने वाले और हिंदू राष्ट्र जैसी कई किताबें लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर। और बाकी जो हर शो में कहता हूं कि खबर के बीच पीछे की खबर बताते हैं, तो इसमें बताएंगे कि मोदी के शब्दों के पीछे क्या सियासी खेल है। आशुतोष सर। देखिए अंकुर, इसमें मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो आरएसएस का नाम लिया और उसका महिमा मंडन किया, उनका गुणगान किया, 100 साल का जिक्र किया, ये दरअसल एक बड़ी क्राइसिस जो इस वक्त संघ परिवार के अंदर चल रही है। जब मैं संघ परिवार की बात करता हूं तो उसमें बीजेपी और तमाम लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये एक संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बीच में है और साथ ही साथ इसमें नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत इस वक्त आमने सामने हैं। उन दोनों के बीच में आप ये कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई है। लड़ाई इस लिहाज से नहीं है कि वो संगठन छोड़ना है, ऐसी बात नहीं, बल्कि इस बात को लेकर यह है कि जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है, बीजेपी का संगठन चल रहा है, उसको उस रास्ते पर नहीं चलने देना है। वो आरएसएस का जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह का जेबी संगठन नहीं बन सकता।
अब तक चलता रहा है वो ठीक है, लेकिन अब आगे नहीं चलेगा। और उसको अब आरएसएस के विचार के हिसाब से, आरएसएस की संगठनात्मक जो उसके मर्यादा है, उसके हिसाब से चलेगा। और यही कारण है कि अगर आप देखिए तो पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लोग कहते हैं कि बहुत पावरफुल लोग हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इतने ताकतवर नेताओं के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष न चुना जाना एक बड़े संकट की ओर इशारा करता है। और ये जो लड़ाई है वो मोहन भागवत को लेकर है और नरेंद्र मोदी को लेकर है, इन दोनों के बीच में। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ऐसा आदमी बीजेपी का अध्यक्ष बने जो उनके इशारों पर चले, उनकी कठपुतली हो और जिस तरीके से चाहे वो संगठन को इस लिहाज से चलाएं। मोहन भागवत का यह कहना है कि 10 साल तक चल चुका है, अब संगठन को आगे की भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी है और वो अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगा और वो आपके चलने से उठने या आपके कहने पर उठे बैठेगा नहीं। ये बेसिक संकट है। और इसके साथ साथ जो एक दूसरा संकट इस वक्त आरएसएस के मन में है कि सत्ता में 11 साल रहने के बावजूद भी आरएसएस के बहुत सारा ऐसा काडर है, उनके बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब वो भी राजनीति की छाया से कहीं ना कहीं जल रहे हैं या उससे प्रभावित हो रहे हैं। कि जैसे जो आरएसएस का काडर था वो हमेशा झोला लेके चलता था, जो है वो बहुत सामान्य सी जिंदगी जीता था, वो ट्रेन से चलता था, वो लोगों के मामूली घरों में रुकता था। अब ये देखने में आ रहा है कि आरएसएस का जो काडर है वो हवाई जहाज में चलता है, बिजनेस क्लास में चलता है, वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रहने की बात करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की बात करता है और उसको एक तरीके से सत्ता की मलाई चखने का जो आदत लग गई है उससे अलग नहीं हो पा रहा। तो आरएसएस को लगता है कि ये करप्टिंग इन्फ्लुएंस है सरकार का और सत्ता का, जिसकी वजह से आरएसएस की जो मूल आत्मा है, उसका जो मूल जो उसका बिहेवियर है उसमें बदलाव आ रहा है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसको लेकर ही ये संकट है और इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसा आदमी बीजेपी का अध्यक्ष हो और ये मैसेज बहुत क्लियर कट आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों के पास चला जाए कि आरएसएस नरेंद्र मोदी या अमित शाह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी अपनी अलग ऑटोनॉमी है और वो अपने रास्ते पर विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, संगठन को बढ़ाएगा और उसको करप्ट नहीं होने देगा। लेकिन जो आज उन्होंने भाषण दिया, लगातार ये आरोप विपक्षी दल भी लगा रहे हैं, कांग्रेस ने भी ये बात उठाई है कि मोदी 2024 के बाद से कमजोर पड़ गए हैं और वो लगभग अब ये समझ रहे हैं कि सितंबर आने वाला है तो भागवत को खुश कर दीजिए। मतलब मोदी के क्या दिमाग में अभी भी रिटायरमेंट की बात चल रही है कि इसे खुश करा जाए, क्योंकि ये भी गुस्सा चल रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत लगातार पिछले 5-6 सालों से लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को अपनी विचारधारा के अंदर परिष्कार करने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। वो ये भी कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। वो ये भी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को क्यों खोजना। तो जब वो ये सारी बातें कर रहे हैं तो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो इसके उलट काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सारे मुसलमानों को एक तरीके से घुसपैठिया साबित कर दिया। यहां तक बताने की कोशिश की कि ये तो वो लोग हैं जो हमारी हिंदू महिलाओं का जो मंगलसूत्र है वो भी छीन लेंगे, आपके घर के गाय और भैंस भी छीन लेंगे। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारी तो इस देश के अंदर शरिया कानून लागू हो जाएगा। तो एक तरफ मोहन भागवत है जो संगठन को वैचारिक स्तर पर थोड़ा मॉडरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जमीन पर उतरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उतरता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, इस वजह से भी एक संकट का मामला इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के बीच में है। मोहन भागवत को अगर आप पिछले दिनों देखें तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ वो मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मिल रहे हैं, मुसलमानों के जो धर्मगुरु उनसे मिलने की बात कर रहे हैं और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल आरएसएस एक मुस्लिम विरोधी संगठन नहीं है, ये एक देशभक्त संगठन है और ये मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहता है। लेकिन चूंकि जो पॉलिटिक्स इस वक्त देश की है वो इस कदर मुस्लिम विरोध पर आधारित हो गई है और जिस तरीके से उसकी प्रतिछाया हम सड़क पर देखते हैं, जैसे कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि फतेहपुर के अंदर एक मकबरे के ऊपर कुछ बजरंग दल के लोग चढ़ गए और फिर वहां पे हंगामा मच गया, या पिछले दिनों एक क्रिश्चियन नन्स को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और बाद में उसको लेकर केरला की पॉलिटिक्स काफी गर्मा गई। अभी समस्तीपुर का जहां तक मामला है वहां भी एक क्रिश्चियन मिशनरी के यहाँ पे लोग गए और वहां पे हंगामा हुआ कि देखिए यहाँ तो धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। तो ये वो सारी बातें हैं जो मोहन भागवत को लगता है कि इससे हिंदुत्व की छवि को नुकसान पहुंचेगा और हिंदुत्व एक बैड वर्ड हो जाएगा
और वो चाहते हैं कि अब हम जिस लेवल तक हमने हिंदुत्व का प्रसार कर दिया है या हिंदुत्व को एक विचारधारा के तौर पे स्थापित कर दिया है, अब उसमें परिष्कार करने की ज़रूरत है। और ये जो टैग लग रहा है कि हम लोग एक फैनेटिक ऑर्गेनाइज़ेशन है या हम लोग जो है वो मुसलमानों के कट्टर विरोधी हैं और उनके साथ रह नहीं सकते, उससे वो बचना बचना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आरएसएस हिंदुत्व को छोड़ना चाहता है। आपने जो बात कही उससे मुझे ये सवाल आया कि क्या मोदी की राजनीति से आरएसएस को, अब जो मोदी राजनीति कर रहे हैं, बयानबाजी जैसी चल रही है, आरएसएस जो अभी अपनी छवि बनाना चाहता है उसको नुकसान हो रहा है और इसीलिए मोदी जी को ज्यादा निर्भर ना रहे, इसलिए उसने इलेक्शन में उसने कहा एक्टिव रहते हैं। पहले इनका एक था, रैलियां थी, ज्यादा रैलियां थी, अब तो बहुत बेसिक होता है। क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं मोदी अपनी राजनीति से आरएसएस को? आरएसएस को ये लगता है कि जिस तरीके से व्यक्तिवाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद बढ़ गया है कि जब मोदी संसद के अंदर आते हैं, मोदी 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 होता है, तो सब कुछ मोदी के इर्द गिर्द सिमट गया। ये जो व्यक्तिवाद है वो आरएसएस की जो मूल विचारधारा का जो मूल है, जिसमें वो व्यक्तिवाद की जगह वो संगठनवाद पे भरोसा करते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं। तो वो उनको ये बात चुभती है कि अगर व्यक्ति हो जाएगा तो कल वो व्यक्ति नहीं रहेगा, तो वो संगठन आगे कैसे बढ़ेगा, विचारधारा कैसे आगे बढ़ेगी। अगर संगठनवाद होगा, कलेक्टिव लीडरशिप होगी, तो फिर संगठन को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और सब लोग बैठ के फैसला करेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से फैसले होते हैं। अन्यथा एक आदमी के विम एंड फैंसी में पूरा संगठन खड़ा हो जाए, पूरी विचारधारा खड़ी हो जाए, तो उसको लेके वो थोड़ा सा उनको आपत्ति है इस बारे में। वो इस बात को तो जरूर रिकॉग्नाइज करते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हिंदुत्व स्थापित हुआ है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रसार हुआ है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आए हैं और जो एक संघ को लेकर या हिंदुत्व को लेकर जो एक तरीके की लोगों के मन में कल्पना थी, उसमें भी काफी बदलाव आया है। लोग अब संघ से जुड़ने लगे हैं, हिंदुत्व को अपनाने की बात करने लगे हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि ये जिस लेवल तक हम पहुंच गए हैं, अब इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से मोदी का कल्ट बढ़ता रहा या व्यक्तिवाद बढ़ता रहा या इसी तरीके से अगर संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर या स्वयंसेवकों के ऊपर अगर वो 5 स्टार कल्चर का असर अगर पड़ता रहा, तो फिर लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा। जो हमारा कार्यकर्ता जमीन के अंदर संगठन संघर्ष करता है, जो चना चबेना खा के वो लोगों के बीच में काम करता है, तो वैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। वैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं जो 5 स्टार होटल में रहे। अगर वो 5 स्टार होटल में रहेंगे तो फिर आम कार्यकर्ता के बीच में जाके नहीं काम कर पाएंगे। तो ये संगठन की ये मोहन भागवत की चिंता है। तो मोहन भागवत ये नहीं कह रहे कि आप हिंदुत्व को छोड़ दिए, मोहन भागवत ये नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी की वजह से हिंदुत्व का विकास नहीं हुआ, लेकिन मोहन भागवत सत्ता की वजह से जो नुकसान होता है और जो पर्सनालिटी कल्ट की वजह से जो दिक्कतें पैदा होती हैं, उसको वो मिनिमाइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन विकारों से अब बीजेपी को और संघ परिवार को थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। आखिरी सवाल, अगर वो मोदी को किनारे करना चाह रहे हैं, जो कि अब उनकी हरकतों से, नाराजगी से दिखाई दे रहा है, और चुनाव में उतना एक्टिव मोदी जी को नहीं करते हैं, और ये भी कहा गया हरियाणा का चुनाव, बाकी जगह का चुनाव, महाराष्ट्र का, आरएसएस बहुत एक्टिव रहा, 2024 में एक्टिव नहीं रहा तो बहुमत नहीं आ पाया, ये बात हुई। ऑप्शन ढूंढे हैं आरएसएस ने, या ऑप्शन ढूंढ लेगा कि ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए? नहीं, आरएसएस देखिए, अभी जो लोग ये कहते हैं कि आरएसएस नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट खोजने की कोशिश करा, वो सारी बातें बेकार की बातें हैं। वो नरेंद्र मोदी को भी संदेश दे रहे हैं कि आपकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा बदलिए, और इसके साथ साथ वो जरूर इस बारे में कोशिश करेंगे कि कल अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं या तो उनके बाद बीजेपी को, संगठन को कौन आगे लेके जा सकता है, वो आदमी की तलाश वो जरूर करते रहते हैं। लेकिन अभी फौरन हटाने की बात हो, ऐसा मुझे नहीं लगता, ना इस बारे में मुझे कोई दम दिखाई पड़ती है। सितंबर कुछ नहीं होगा? नहीं, सितंबर का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, और अगर पार्टी का अध्यक्ष जो बनेगा फिर उससे पता चल जाएगा कि आगे की राजनीति क्या होगी, संघ परिवार कैसे किस दिशा में ले जाना चाहता है, और क्या वो जिस दिशा में ले जाना चाहता है उसमें वो कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये बात तो अब साफ हो गई है कि लाल किले से भाषण हो सकता है, लेकिन अब जो आगे की राजनीति है वो नागपुर से तय की जाएगी। बातों से तो यही लग रहा है, और बीजेपी अध्यक्ष बताएगा कि आगे की राजनीति अब किस प्रकार से जाएगी। पीएम मोदी के भाषण ने आगे की राजनीति को और तो गर्मा ही दिया है। अब पूरी नजर पीएम मोदी की हरकतों, उनकी बयानबाजी और उनके एक्शन और आरएसएस की नजर पर रहेगा। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.